गुड मॉर्निंग। मैं पौरमा बैनर्जी, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डाइट कुशीनगर, आप सभी डीएलएड के प्रशिक्षुओं का पुनः इस वीडियो लेक्चर सेशन में स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसके अंतर्गत मैंने जो पहला टॉपिक था महत्वपूर्ण अनुच्छेद शिक्षा को लेकर के वह, और जो दूसरा टॉपिक था बाल अधिकार को लेकर के, वह मैंने समाप्त कर दिया था। तो मेरा जो पिछला वीडियो था वो बाल अधिकार को लेकर था, जिसमें से आपसे 2 प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। पहला यह कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस है वह कब मनाया जाता है, और जो दूसरा है वह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आज जो है हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास जो है उसमें शुरू करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा राइट टू एजुकेशन, जो हम लोग का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो प्रोविज़न है, जो प्रावधान है, उसको लेकर के स्वतंत्रता के पूर्व किस तरीके के प्रयास किए गए थे, वह मैं आप लोग को थोड़ा इतिहास जो है उसको मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। देखिए, 1906 के लगभग जो बड़ौदा के राजा थे श्री सयाजी राव गायकवाड़ जी, उन्होंने एक प्रयास किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था कि 10 गाँव में उन्होंने एक तरीके से कंपलसरी एजुकेशन को, मतलब जो अनिवार्य शिक्षा की जो प्रणाली है वह उन्होंने चलाया था। और फिर उसके बाद वो एक तरीके से थोड़ा सक्सेसफुल रहा, तो उन्होंने अपने पूरे राज्य में ही जो है अनिवार्य शिक्षा जो है वो पूरे राज्य में लागू कर दिया था। तो उन्हीं से काफ़ी ज़्यादा वह गोपाल कृष्ण गोखले जी, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होके उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बहुत ही ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, किस मुद्दे को, अनिवार्य शिक्षा के मुद्दे को उठाया प्राथमिक स्तर पे, और उन्होंने प्राइवेट बिल जो है वह प्रस्तुत किया। परंतु उनका जो प्रयास था, उन्होंने एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया था, पर उनका जो प्रयास है वो विफल रहा। पर उनके निधन के बाद 1915 में जब गोखले जी का निधन हुआ, उसके बाद विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और कुछ हद तक उनको इस जो कंपलसरी जो शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा है, उस पे उनको कुछ हद तक सफलता भी मिली। फिर आप लोग जानते होंगे कि 1937 में एक वर्धा स्कीम आया था। वह जो था मेनली जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने अपने जो न्यूज़पेपर आता था हरिजन, उसमें वो जो प्राथमिक शिक्षा का किस तरीके का प्रारूप होना चाहिए, वो उस बारे में कई सारे आर्टिकल्स वो हरिजन में लिखे हुए थे। और उसके बाद 1937 में ही जो है ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस करके एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ, जिसके जो अध्यक्ष हुए वह महात्मा गांधी हुए, और उनके ही अध्यक्षता में ही एक जो है जाकिर हुसैन की एक कमेटी तैयार हुई, जो कमेटी का मेनली यही काम था कि वो किस तरीके से जो गांधी जी का जो बेसिक शिक्षा है उसका किस तरीके का सिलेबस होना चाहिए या उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, उसको तैयार करना उस कमेटी का काम था। परंतु 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, और जो भी उस स्कीम में था, जो वर्धा स्कीम था, उसमें जो भी प्रोविजंस किए गए थे वह चीज़ सही से आगे बढ़ नहीं सका, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था और सारा चीज़ एकदम रुक गया। फिर जब हम लोग को स्वतंत्रता मिला 1947 में, तो क्या हुआ, संविधान तैयार हुआ, और संविधान में कई सारे प्रावधान किए गए शिक्षा को लेकर के, जो अनुच्छेद के माध्यम से मैंने आप लोग को कहा है। उस समय जो था नीति निर्देशक तत्व जो था आर्टिकल 45, उसमें कहा गया था कि राज्य जो है 10 वर्ष के अवधि में ही अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। फिर उसके बाद में 2002 में 86 अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा फंडामेंटल राइट बना, और उसके बाद जो है 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट
पारित हो गया और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वह लागू हो गया। तो आज जो है सारा हम लोग प्रोविजंस पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वह हम लोग स्टूडेंट, फिर टीचर, फिर उसके बाद में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या क्या काम है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले जो है हम लोग स्टूडेंट को लेकर के जो प्रोविज़न है वो उसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रावधान उसमें है वो यह है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। फिर उसके बाद में जो दूसरा प्रोविज़न वो है कि देखिए, सरकारी विद्यालय तो हर वर्ग के बच्चों को लेते हैं, परंतु उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी 25% जो है वह उन बच्चों को लेंगे जो बच्चे जो है वह कमज़ोर वर्ग के हैं या पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं, उनको जो है 25% का आरक्षण प्राइवेट स्कूल में भी दिया जाएगा। जो तीसरा प्रोविज़न है ये है कि बच्चों को कोई भी मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना नहीं दिया जाएगा। पनिशमेंट जो है वो कोई भी बच्चों को नहीं दिया जाएगा। चौथा ये है कि जो बच्चे हैं अगर वो 6 साल की उम्र में वह क्लास में नहीं जा पाते हैं तो वह अपने एज के अनुरूप, अपने 6 से 14 वर्ष में जो उनका जो उम्र है उसके अनुरूप क्लास में भर्ती कराया जाए, और कोई भी जो शिक्षक है वह उनको भर्ती करने से नहीं रोक सकता है। और किसी भी तरीके से, जैसे गार्जियन का इंटरव्यू वगैरह होता है कि पहले इंटरव्यू लिया जाए फिर उसके बाद बच्चों को एडमिशन करा जाए, इस तरीके के कोई भी चीज़ नहीं किया जाएगा। बच्चों से कोई डोनेशन नहीं लिया जाएगा। बच्चों को जो है उनको एडमिशन लेना ही होगा। फिर उसके बाद में जो अगला प्रोविज़न था वो यह था कि बच्चों को फेल ना कराया जाए। पर ये क्या हुआ कि 2017 में एक तरीके से एक अमेंडमेंट आया, जो राइट टू एजुकेशन बिल एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट आया कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी था, नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब किसी को फेल नहीं कराया जाएगा, पर जो संशोधन हुआ उसमें ये हुआ कि जो क्लास 5 और क्लास 8 के बच्चे हैं उनको जो है वो फेल कराया जा सकता है अगर उनका जो आउटकम है, जो एग्ज़ाम का जो आउटकम है, रिज़ल्ट है, वो सही नहीं होता है तो उनको फेल कराया जा सकता है। बट एक बार उनको चांस दिया जाएगा। जैसे पहली बार वह परीक्षा दिए, वह सही से मार्क्स नहीं ला पाए, फिर उसके बाद उनको फिर से एक चांस दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर वह सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तब वो फेल हो सकते हैं। तो एक तरीके से ये 2017 में ये बिल लाया गया था, फिर उसके बाद 2018 में लोकसभा से पास हुआ, फिर 2019 में जो है एक तरीके से प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला, मतलब कि जो राष्ट्रपति है इस जो अमेंडमेंट है, जो संशोधन है, उसको उन्होंने सिग्नेचर किया और ये एक तरीके से ये लागू हो गया। तो फिर इस तरीके से अब जो है, मतलब कि अगर ये बच्चे जो सही से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, क्लास 5 या क्लास 8 के बच्चे जो है, तो वो अभी उनको फेल किया जा सकता है। फिर उसके बाद में जो है बच्चों को उनके जो निवास स्थान है उससे बहुत पास ही उनको देना पड़ेगा। जो विद्यालय है, जैसे प्राइमरी का स्कूल जो है 1 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए, और जो अपर प्राइमरी का स्कूल है वो 3 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए, मतलब बगल में होना चाहिए ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना आए। तो इस तरीके का प्रोविज़न बच्चों के लिए किया गया ताकि बच्चे आराम से शिक्षा ग्रहण कर सकें। फिर शिक्षकों के लिए जो प्रोविज़न है वो ये हुआ कि जो शिक्षक है वह उपस्थित रहे और उनका जो करिकुलम है वो सही समय पे वो कंप्लीट करा सके, वो कंप्लीट करें। फिर उसके बाद में वह जो उनके अभिभावक, बच्चों के जो अभिभावक हैं,
टाइम टाइम पे उनके साथ मीटिंग करें, ताकि बच्चों को की जो भी समस्याएं हैं या टीचर को लगता है कि किसी एक जगह पे वो कमज़ोर है, तो कोई भी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स है वो अभिभावक के साथ डिस्कशन करें। इस तरीके का टीचर्स को काम करना है। फिर जो हर तरीके का विकास का काम, सर्वांगीण विकास का काम टीचर्स को करना है। टीचर्स को उपस्थिति करने के लिए कई सारी प्रयास करना है, ठीक है, ताकि बच्चों का जो उपस्थिति है वो सही रहे। उसका भी जो दायित्व है वह टीचर्स के ऊपर है। तो और टीचर्स का जो रेशियो है, एक तरीके से आरटीई एक्ट में जो शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है वह है प्राइमरी के स्तर पे 30 बच्चों में एक टीचर, और जो अपर प्राइमरी के स्तर पे 35 बच्चों में एक टीचर। तो इस तरीके का दिया गया है। और टीचर्स के लिए जो वर्किंग आवर्स है, मतलब कि कितने घंटे उनको पढ़ाना है, तो उनको एक वीक में 45 आवर्स पढ़ाना है। और जो है 200 प्रारंभिक स्तर पे 200 दिन और 800 घंटे प्रारंभिक स्तर पे, और उच्चतर जो है प्राथमिक स्तर पे, जो प्राथमिक स्तर पे 200 दिन 800 घंटे और उच्चतर प्राथमिक स्तर पे 220 दिन और 1000 घंटे। तो इस तरीके से उनको मतलब काम का जो है वो डिवाइड किया गया है कि किस किस तरीके से वो कितने घंटे काम करना है, कितने दिन काम करना है। तो इस तरीके से वर्किंग आवर्स डिसाइड किए गए हैं। और भी है कि इसमें और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि उनको एसएमसी का बैठक करवाना है। टीचर्स को जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसको उनको लेकर बैठक कराना है, और स्कूल के जो भी मैनेजमेंट है वह जो कमेटी के साथ सही से जो फंड है जो आते हैं स्कूल में, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, कहाँ कहाँ लगाया जाना चाहिए, किस तरीके से और स्कूल का विकास करना चाहिए। इस तरीके का जो है टीचर्स को विकास कार्य में भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। फिर जो भी स्कूल का जो है पूरा सुपरविज़न करना, अनुश्रवण करना, और भी हर तरीके का जो है। और एक चीज़ है कि जैसे अगर बच्चा चाहे किसी और स्कूल में जाने के लिए, ट्रांसफ़र का इसमें प्रोविज़न है कि अगर बच्चा चाहे कि यहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, या कुछ बच्चे को अपना ही पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है स्कूल में जाने के लिए, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो है ट्रांसफ़र जो सर्टिफिकेट है, टीसी जो है, तुरंत प्रिंसिपल जो है उनको बच्चे को देना होगा। लेट नहीं करना है उनको, और वह तुरंत ही टीसी दे, और बच्चे जो है आराम से उनको, ताकि वो ट्रांसफ़र ले सके अपने स्कूल से, इस तरीके का व्यवस्था करें। बाकी जो है शिक्षकों को लेकर के इतना ही प्रोविज़न है। फिर उसके बाद में जो सेंटर और स्टेट का क्या रोल है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार होती है वह राज्य सरकार को सलाह देने का काम करती है, राज्य सरकार को संसाधन देने का। फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है, टीचर्स का जो ट्रेनिंग होता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद में जो भी इनोवेशन होता है, जो भी नवाचार होता है या जो तकनीक में, हमारे टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी में क्या क्या नए चीज़ें आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो है केंद्र राज्य को प्रोवाइड करती है और उन सब चीज़ों का ट्रेनिंग देती है। तो इस तरीके से केंद्र और राज्य, और जो भी फंड होते हैं, जिस तरीके का जो धन का आवंटन होता है, वो केंद्र और राज्य जो है एक तरीके से डिस्कशन करके धन का आवंटन भी जो है वो दोनों के एक दूसरे के पारस्परिक सलाह से होता है। फिर उसके बाद में राज्य और केंद्र का ये हुआ, और फिर राज्य जो है मेनली ये करती है, इस तरीके का ये इंश्योर करती है
कि बच्चे जो है वो उनका अटेंडेंस सही रहे, जो बच्चे हैं बीच में से ड्रॉप आउट ना हो जाए, क्योंकि बच्चे आते तो हैं ठीक है स्कूल में, पर बीच में से जो वो चले जाते हैं वह बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और जो लड़कियां हैं, गांव में जो लड़कियां हैं उनके साथ तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इंश्योर करना कि बच्चे जो हैं वो पूरा अपना शिक्षा ग्रहण करके ही निकले और उनके उपस्थिति अच्छी हो, उनका जो मिड डे मील है सब है, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सही शुद्ध पेयजल मिले, रैंप की फैसिलिटी हो, फिर उसके बाद में जो मिड डे मील जहाँ पे भोजन बन रहा है वह कक्ष स्वच्छ हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। हाँ, तो हर तरीके का जो मेंटेनेंस होता है स्कूल का, वह सारा चीज़ जो है वह जो स्टेट गवर्नमेंट वो पूरा देखती है। तो इसी तरीके से जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं। फिर उसके बाद में जो बीच बीच में जो हमारे यहाँ पे ब्लॉक एजुकेशन के ऑफिसर होते हैं या जो बीएसए होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उसका वो सुपरविज़न करते हैं, वो चेक करते हैं कि सही से सारा सिस्टम चल रहा है कि नहीं, पूरा मैनेजमेंट सही से चल रहा है कि नहीं, और कितना % अटेंडेंस हो रहा है, सारा कुछ जो है अधिकारी जो है वह पूरा चेकिंग करते रहते हैं। और फिर इसी तरीके से जो है हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है यह पूरा जो नियम है उसमें यही बताया गया है कि बच्चों का जो शिक्षा है वह बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत अच्छे ढंग से जो है बच्चे शिक्षा ले सके और उनमें उनके कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम ना हो जिससे वह शिक्षा से वंचित रह सके। तो इसी तरीके से तमाम उसमें प्रोविज़न दिए गए हैं कि बच्चों को जो है एकदम फ्री रखना है, मतलब कोई भी उन पे बर्डन ना आए। उनका करिकुलम का भी पूरा ध्यान दिया जाता है। करिकुलम में उनका ऐसा पूरा दिया गया है कि जो उनका समग्र विकास हो, जो संविधान में जो मूल्य हैं वह बच्चों के अंदर रखा जा सके, उनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक हर तरीके का उनका विकास हो सके, इस तरीके का पूरा सिलेबस में सारा चीज़ डालना चाहिए। उनका खेल कूद, उनका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो सभी कुछ सब हर चीज़ का जो है राइट टू एजुकेशन में ध्यान दिया गया है। तो इसी से जो है मैं आज का लेक्चर समाप्त करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ इसमें समझ में आया होगा। जो है शिक्षक का की क्या ज़िम्मेदारी है, राज्य या केंद्र सरकार की क्या ज़िम्मेदारी है, बच्चों के लिए क्या प्रोविज़न है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए राइट टू एजुकेशन क्या कहता है, करिकुलम जो है उसके लिए क्या कहता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है बहुत ही विस्तृत रूप से राइट टू एजुकेशन एक्ट में मतलब कि पूरे तरीके से रखा गया है और ये पूरा ख्याल रखा गया है कि बच्चों को किसी भी तरीके का कोई असुविधा ना हो प्रवेश पाने के लिए, और जब प्रवेश भी पा जाते हैं तो उनकी शिक्षा जो है अच्छे से संपन्न हो सके, अच्छे से पूरी हो सके। तो आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और जो आगे के लेक्चर हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि मैं स्वतंत्रता के पूर्व जो महत्वपूर्ण कमिटीज़ बनी है शिक्षा को लेकर के और उसके बाद में जो भी कमिटीज़ बनी है तो उन सब के बारे में मैं चर्चा करूँगी। जो भी महत्वपूर्ण आयोग है उन सब के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।